जय श्री राम। राजयोग एक ऐसा शब्द है जो हर कोई सुनना चाहता है कि महाराज मेरी कुंडली में क्या राजयोग है, पूछने कई बार लोग आते हैं। और आपको बताऊं, ज्योतिष की किताबों में इतने तरह के राजयोग हैं कि हर दूसरे व्यक्ति की कुंडली में कोई ना कोई राजयोग होता है। तो फिर ये लगता है कि अगर राजयोग इतने आसानी से फल दे रहे थे तो देते हैं, या मतलब इतने लोगों की कुंडली में तो सब तो राजा है नहीं। आज हम जानेंगे जैमिनी ज्योतिष में राजयोग कैसे देखे जाते हैं, उन राजयोगों के फलित को देखने के लिए किन बातों का ध्यान देना होता है, और ये राजयोग कहाँ से फलीभूत होंगे, किस भाव से फलीभूत होंगे, कौन व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जिसके बाद इस राजयोग की प्राप्ति होगी, वो कैसे देखा जाता है। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं एक बार कि जैमिनी ज्योतिष क्या होती है। जैमिनी ऋषि नाम के एक काफ़ी प्रकांड ज्योतिषी हुए जिन्होंने अपने कुछ आप कहिए कि सूत्र बताए। जैमिनी सूत्र उन्हें कहा जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने कहा कि फलित में इसका इस्तेमाल करके भी आप काफ़ी हद तक सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब लेकिन होता क्या है कि जो नॉर्मल वैदिक ज्योतिष है उसमें और थोड़ा जैमिनी ज्योतिष के नियमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। अगर हमें वो परिवर्तन मालूम है या अगर हम वो कर देते हैं तो हम जैमिनी ज्योतिष ज़्यादा सटीक रूप से लगा पाएंगे, और अगर सटीक रूप से लगा पाएंगे तो वो जो राजयोग है वो भी अच्छे समझ पाएंगे। शुरुआत करते हैं, ये जानते हैं कि जैमिनी ज्योतिष में कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिसके बाद हम फलित कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इस बात को दिमाग में डाल लीजिए कि जैमिनी पद्धति में ग्रहों के अंशों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि ग्रह किस प्रकार का फलित करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में जब हम एक कुंडली को देखते हैं तो हम कहते हैं मेरे भाग्य का स्वामी है, ये नवमेश है, ये अच्छा करेगा, या मेरे पंचम का स्वामी है, ये अच्छा करेगा। वहाँ पर भाव की लॉर्डशिप के बेसिस पर हम ग्रहों को अच्छे या बुरे की श्रेणी में डालते हैं। जैमिनी ज्योतिष कारकों पर चलती है और वहाँ पर वो कहते हैं कि डिग्री देखो ग्रहों की, ग्रह के साथ कितने भोगांश लिखें, उस पर ये डिपेंड करता है कि ये ग्रह आपके लिए शुभ है या अशुभ। कैसे? जिस ग्रह की कुंडली में सबसे ज़्यादा डिग्री हो, सबसे ज़्यादा 27 डिग्री, 28 डिग्री, 26, 25, सबसे ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं आत्मकारक। और ये कहा जाता है कि वो आपके लग्न के बराबर शुभ है। जितना लग्नेश शुभ होता है, जितना इम्पॉर्टेंट लग्नेश है चार्ट में, ऑलमोस्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट आत्मकारक भी है। उसके बाद जो उससे थोड़ी कम डिग्री का हो उसे अमात्य कारक कहा जाता है, जिससे हम फाइनेंस देखते हैं, पैसा देखते हैं कि व्यक्ति के पास पैसा कितना रहेगा, कहाँ से आएगा। इन सब चीज़ों के लिए अमात्य कारक का विचार होता है। आम भाषा में यूँ समझे कि जैसे कुंडली में दूसरा अगर धन को दिखाता है, यहाँ पर अमात्य कारक दिखाता है। अमात्य कारक कौन है? जिसकी जस्ट हाईएस्ट डिग्री ना हो, सेकंड हाईएस्ट डिग्री हो। उसके बाद और कम करें तो भात्र कारक आता है, जो आपके तीसरे हाउस को इंडिकेट करता है, स्ट्रगल को इंडिकेट करता है, एफर्ट को इंडिकेट करता है। इसके बाद चौथे भाव के लिए मात्र कारक आ जाता है, जिसकी डिग्री चौथे नंबर पर हो, ऊपर से ज़्यादा से कम करते करते उसे हम मात्र कारक कहते हैं। इसको भी शुभ लिया जाता है। इसके बाद पुत्र कारक आता है, कुछ लोग इसे पितृ कारक भी कहते हैं। पुत्र पंचम भाव से देखते हैं, आप जानते ही हैं। तो इसको पाँचवें नंबर पे जिसकी डिग्री हो उसे पुत्र कारक कहते हैं। ये भी पता होना चाहिए अगर हम राजयोग ढूंढने जाएं तो। इसके बाद छठा भाव, जिसको सामान्य परिस्थितियों में शुभ नहीं माना जाता है, वैसे उसका स्वामी यहाँ पर ज्ञाति कारक कहलाता है, जो छठे नंबर पर आता है। और जिसकी सबसे कम डिग्री हो, यहाँ 7 ग्रह लिए जाते हैं सामान्य परिस्थितियों में, यहाँ पर 7 कारक लिए जाते हैं। तो जिसमें राहु केतु को छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है सूर्य से लेके शनि तक, इन्हीं को ये आप अलॉट कर सकते हैं डिग्री के आधार पर। तो जो सबसे कम डिग्री का हो उसे दारा कारक की संज्ञा दी गई है। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। वैसे जो भी अच्छे सॉफ्टवेयर हैं वो ये आपको लिखा हुआ दे देते हैं साइड में कि आपके कुंडली में आत्मकारक कौन है, अमात्य कारक कौन है, वगैरह वगैरह। अच्छा, बताया क्या गया है राजयोग के लिए? कहते हैं अगर आत्मकारक की पर दृष्टि या आत्मकारक की युति भात्र या ज्ञाति कारक को छोड़ के किसी से भी हो
तो वो राजयोग कारक है। यानी अगर आत्म कारक अमात्य कारक के साथ बैठा है तो राजयोग, आत्म कारक मात्र कारक के साथ है तो राजयोग, पुत्र कारक के साथ है तो राजयोग, दारा कारक के साथ है तो राजयोग, मतलब इनमें से किसी से भी कनेक्टेड हो तो राजयोग है। बस भातृकारक और नातिकारक नहीं होना चाहिए। तो ये दो को मना किया गया, बाकी सबके लिए कह दिया गया। दृष्टि भी आ जाए तो भी कहा गया राजयोग है। अब ऐसे अगर हम देखेंगे तो वैसे ही राजयोग की बहुत भरमार है, यहाँ पर तो और ज़्यादा हो जाएंगी। कहने का मतलब है बहुत प्रभावशाली हर कुंडली में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखना कैसे होता है, समझना कैसे होता है, अब उस पर बात करते हैं। अब अगर हम जैमिनी ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दृष्टियाँ भी डिफरेंट ली जाती हैं। जल्दी से उसको भी एक बार समझते हैं। देखिए दृष्टियाँ कैसे लेते हैं। चर राशि यानी 1, 4, 7, 10 राशि में अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बैठा है तो वो स्थिर राशि में बैठे ग्रहों पर असर डालता है। यानी 2, 5, 8, 11 को स्थिर राशि कहते हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ स्थिर राशि है। 1, 4, 7, 10 मेष, कर्क, तुला और मकर चर राशि है। तो अगर आपके ग्रह चर राशि में हैं तो उसका प्रभाव स्थिर राशि में बैठे ग्रहों पर आता है। इसमें सिर्फ एक कंडीशन और लगती है, वो अभी बाद में बताऊंगा, पर ये सिंपल शब्दों में ये समझिए। इसी प्रकार अगर कोई स्थिर में बैठा है वो चर को देख लेता है। एक उदाहरण के लिए समझते हैं कि मान लीजिए आपका सूर्य वृषभ राशि में बैठा है और आपकी कुंडली में तुला राशि में मंगल बैठा है, तो हम ये कहेंगे ये सूर्य मंगल को देखता है। जबकि वृषभ राशि में बैठा सूर्य सामान्य परिस्थितियों में अगर वैदिक दृष्टि ली जाए तो हम कहते हैं 7वीं दृष्टि से वृश्चिक को देखेगा। पर हम यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, तुला में भी जो बैठा है उस पर दृष्टि आएगी अगर हम जैमिनी के आधार पर देखें तो जैमिनी कहते हैं, जैमिनी ऋषि के अनुसार स्थिर राशि में बैठे ग्रह चर राशि को देखते हैं, चर राशि में बैठे ग्रह स्थिर राशि को देखते हैं। और द्विस्वभाव में बैठे केवल द्विस्वभाव पर ही प्रभाव डालते हैं। यानी अगर आपका मिथुन में बुध बैठा है तो वो 9, 12 और 6 को भी प्रभावित करेगा। आपका बृहस्पति अगर धनु में है तो वो 3 को भी देखेगा, वो 6 को भी देखेगा, वो 9 को भी देखेगा। तो यहाँ पर इन शॉर्ट 3 दृष्टियाँ एक ग्रह की होती है। ठीक है। अब इसमें एक जो बात ध्यान देने वाली है वो क्या है, जो मैंने अभी ऊपर कहा कि एक छोटा सा इसमें पेच होता है, वो ये है कि आपके साथ जुड़ी हुई राशि को आप नहीं देख पाते। समझना, मेष राशि के साथ वृषभ राशि जुड़ी हुई है। अब अगर आपका कोई ग्रह मेष में बैठा है तो वृषभ राशि में बैठे ग्रह को नहीं देख पाएगा, क्योंकि जुड़ी हुई राशि के साथ दृष्टि का संबंध नहीं बन पाता। तो पहला नियम ये कह रहा था कि चर राशि में बैठ जाओ, स्थिर के ऊपर प्रभाव डालो, लेकिन जो आपके साथ जुड़ी हो बस केवल उस पर प्रभाव नहीं आएगा। अगर हम इन दोनों बातों को समझे तो हमें ये पता लगा कि हर ग्रह की 3 दृष्टियां हैं। हम तो नॉर्मल कंडीशन में केवल गुरु की, शनि की और मंगल की लेते थे। यहाँ पर तो सभी ग्रहों की 3 दृष्टियां बता दी, डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन, प्लैनेटरी पोजीशन। अब अगर आपने दोनों चीज़ें समझ ली तो अब हम पत्रिका पर आते हैं कि वहाँ पे राजयोग कैसे देखते हैं। एक एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं। ये चार्ट अभी आपके सामने है, इसको थोड़ा बड़ा किए देते हैं जिससे आपको और अच्छे से नज़र आए। सो भाई ये चार्ट है जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें आत्मकारक या सबसे ज़्यादा डिग्री चंद्रमा की लिखी है 21 डिग्री 37 मिनट। वहाँ पर आप देखिए छोटा सा ऊपर आत्मकारक या AK लिखा आपको दिख रहा होगा चंद्रमा के साथ। तो मून इस कुंडली में आत्मकारक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है जी आत्मकारक है, अब इसके ऊपर देखते हैं दृष्टि किसकी है। भगवान करे वो जो ज्ञाति कारक और भातृ कारक को छोड़ के सबकी दृष्टियाँ आ जाएं। जितनी ज़्यादा दृष्टियाँ उतना फ़ायदा, पर कम से कम एक आध तो हो। देखते हैं। सो तुला राशि में हमारा चंद्रमा है। हमें पता होना चाहिए कि तुला राशि चर राशि होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी इस कुंडली में स्थिर राशियों में ग्रह बैठे होंगे सिवाय वृश्चिक में बैठे ग्रह को छोड़कर सब चंद्रमा को देख रहे होंगे। इस कुंडली में अगर आप नोटिस करें तो स्थिर राशि यानी 2, 5, 8, 11 में अगर मैं ध्यान दूं तो 2 खाली है, वहाँ पे केतु बैठा है, उसको नहीं लेते हैं। सिंह है, खाली है, कोई बात नहीं। 8 नंबर में राहु है, वो 7 जोड़ी है तुला के, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। 11 में मंगल बैठा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 11 नंबर की राशि में मंगल बैठा है और वो मंगल मात्र कारक है। उसकी डिग्री MK लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। और अगर नहीं भी लिखा आपकी पत्रिका में तो देख लो कि सबसे ज़्यादा जिसकी है वो आत्मकारक, और जो चौथे नंबर पे जिसकी डिग्री आ रही है वो मात्र कारक है।
उस आधार पर मंगल यहाँ पर मात्र कारक है और वो चंद्रमा को देख रहा है। तो ये बना कि हाँ भाई राजयोग तो दिखता है। ये हुई आधी बात। अगर हम इतना जानते हैं तो हमें लगता है यार ये तो फिर बड़ा अच्छा है, अपनी अपनी कुंडली पे उठा के देखते हैं कि देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अब यहाँ पर जितना अभी तक देखा उसमें कोई गलत नहीं है, ऐसे ही देखना है, सही जा रहे हैं हम। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो दो बीके और जीके यानी ज्ञाति कारक और भात्र कारक बताए, ये दोनों इस राजयोग वाले ग्रहों को ना देखें। मतलब हमारे यहाँ ये राजयोग बना क्यों? क्योंकि हमारे चंद्रमा जो कि आत्म कारक है उसके ऊपर मंगल का प्रभाव है। ये अच्छी बात थी। अब अगर इन दोनों में से किसी को भी ज्ञाति कारक देख ले या भात्र कारक देख ले तो ये राजयोग भंग हो जाता है, इसका प्रभाव नहीं रहता है। हमारी कुंडली में भात्र कारक सूर्य बनता है, देखेंगे आप सूर्य के साथ 1253 लिखा है और बीके लिखा हुआ है। और उसी प्रकार शनि के साथ ज्ञाति कारक लिखा है क्योंकि वो मीन राशि में 5 डिग्री 57 मिनट का है, यानी नीचे से थोड़ी सी ज़्यादा डिग्री वाला है। ये दोनों द्विस्वभाव राशि में और दोनों ही ना तो आत्मकारक को देख रहे ना मेरे मात्रकारक को देख रहे। इस आधार पर ये कुंडली राजयोग को इंडिकेट करती है, ये कुंडली धन योग को इंडिकेट करती है। तो ये जिसका चार्ट है वो भारत के बहुत ही मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं। नाम आपको ढूंढ लेना, 28 दिसंबर 1937 के आधार पर। अब ये चलो हमने सीख लिया, हमें क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करें? अब ये योग बन गया तो कोई तो होगा मेरे जीवन में ऐसा जो इस योग को फलीभूत करने में मेरी मदद करेगा। कौन है वो व्यक्ति? किसकी तरफ देखूं मैं अपनी मदद के लिए? अब उसको समझते हैं। एक चार्ट मैं आपके सामने और रख रहा हूँ, उसको देखिए, उसके बाद इस बारे में बात करते हैं। तो ये कुंडली है कोटा की, 4/11/1965, 3:40 और कोटा राजस्थान। अब अगर इस कुंडली पर हम ध्यान दें जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है, तो इसमें हमें क्या नज़र आता है? इसमें नज़र आता है कि इस जातक की कुंडली में सबसे ज़्यादा डिग्री मंगल की है। तो मंगल बन गया मेरा आत्मकारक, यानी सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट ग्रह। इसके बाद हम नोटिस करेंगे कि क्योंकि ये वृश्चिक में बैठा है तो चर राशियों में कौन से ग्रह हैं, क्योंकि वृश्चिक स्थिर राशि है, चर राशि में बैठे ग्रह इसको देख सकते हैं सिवाय उस राशि के जो इसके साथ जुड़ी हुई है। यानी तुला में बैठा ग्रह नहीं देखेगा इसको, बाकी सारे चर राशि में बैठे ग्रह इस पर प्रभाव डालेंगे। आइए चार्ट में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कैंसर। एज वी कैन सी हेयर कैंसर इज़ वेकेंट, कैंसर में कोई प्लैनेट नहीं है। फिर आते हैं मकर पर, तो मकर में भी कोई ग्रह नहीं बैठा है। फिर आते हैं तुला पर, तुला में भी कोई ग्रह नहीं बैठा है। मेष पर, तो मेष में भी कोई ग्रह नहीं बैठा है। सिर्फ एक अच्छी बात ये देखने को मिली कि ये जो आत्मकारक मंगल है उसके साथ पुत्र कारक बुध बैठा हुआ है उसी घर में। अगर आप नोटिस करें मरकरी भी वहीं है और मार्स भी वहीं है। मार्स बीइंग AK पोजिटेड देयर, मरकरी उसके साथ बैठा है। तो अब कहा कच्चा पक्का सा कुछ योग तो बना है क्योंकि एक ही घर में दोनों बैठे हैं, बट बीच में भी केतु आगे बैठ गया तो उस राजयोग का भी कोई खास फल तो मिलेगा नहीं। ऐसे में किताबी राजयोग तो इस पे लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जब चार्ट व्यक्ति से आप पूछेंगे तो उसका प्रभाव उसको आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो इसको थोड़ा ठीक करते हैं, इसको समझते हैं क्या किया जा सकता है इसको लेकर। अब इस योग में कैसे देखें कि किसकी थ्रू मुझे ये चीज़ प्राप्त होगी, तो इसमें काम आती है हमारी एक कुंडली जिसे कहा जाता है कारकांश कुंडली। ज़्यादा मैं डिटेल कारकांश को लेकर आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी जेमिनी के बारे में पहली बार सुना है उनको यही डाइजेस्ट करने में, जज्ब करने में टाइम लगेगा। बट कारकांशा के बारे में इतना केवल बता दूं कि आपका जो आत्मकारक होता है उसको D9 में चेक करो, नवांश में देखो वो किस राशि में गया। जैसे यहाँ मंगल मेरा आत्मकारक है तो मैं नवांश कुंडली में देखूंगा मंगल कहाँ पर है। जहाँ पर भी मंगल मौजूद है उस राशि पर फोकस करिएगा, केवल उस राशि पर। बाकी कोई कुंडली नहीं देखनी आपने, नवांश में कौन कहाँ बैठा नहीं देखना, केवल इतना देखना है कि मेरा आत्मकारक नवांश कुंडली में किस राशि में है। देखें ज़रा, तो भैया ये मैंने चार्ट नवांश लगाया और अब यहाँ पर मैंने ध्यान दिया कि मंगल मेरा यहाँ बैठा है मीन राशि में। आप देख पा रहे होंगे मार्स यहाँ पर पाइसेस में दिख रहा है सन सैटर्न के साथ, ये नवांश कुंडली है।
तो अगर नवांश कुंडली में ये मंगल गुरु की राशि में है, तो अब हम ये देखेंगे कि मीन राशि से ये जो योग बना, कौन सा योग, ये अमात्य कारक, आत्म कारक और पुत्र कारक वाला, ये कौन से भाव में बना, ये दोनों ग्रह कहाँ के मालिक बने और कहाँ बैठे हैं। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो मीन राशि से, कुंडली में देखो मीन कहाँ पर है, लगन में है, वहाँ से ये जो आत्म कारक और पुत्र कारक बैठे हैं वो 9th में बैठे हैं, यानी पिता के घर में बैठे हैं। तो मुझे यहाँ पर ये कहना होगा, आपका जो भी कच्चा पक्का राजयोग है उसका फल आपको धर्म स्थान से, पिता से और नैतिक रास्ते पर चलने से मिल सकता है। इस जातक की कुंडली जो अभी आप देख रहे हैं, ये पिता के व्यापार में ही कार्यरत रहे, आर्थिक स्थिति सामान्य से थोड़ी बेहतर है, लेकिन कोई ऐसा सच बड़ा राजयोग कि अरे भाई ये तो बहुत पैसे वाला बंदा है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं लग रही है, नहीं लगी इस जातक के केस में। तो जेमिनी में हमने क्या देखा कि आपने आत्मकारक और बाकी ग्रहों के दृष्टि संबंध को देखना है, बस उसमें बीके जी के नहीं आना चाहिए, वरना वो बनकर भी भंग हो जाता है। और वो कहाँ बन रहा है उसके लिए आपको D9 चार्ट पर फोकस करना है। अब ये इस चार्ट के माध्यम से भी समझते हैं। ये चार्ट है 6 अप्रैल 1975, 1350 कटक उड़ीसा। अब अगर इस चार्ट पर भी आप ध्यान दें तो क्या नज़र आता है कि सबसे ज़्यादा डिग्री इस कुंडली में हमारे वीनस की है, उसके साथ एके या आत्मकारक आपको लिखा दिख रहा होगा, और वो मेष राशि में बैठा है। मेष में बैठा है तो किस राशि पे ध्यान देना है हमें कि कौन कौन देख सकता है, तो उत्तर है जो भी 2, 5, 8 या 11 में बैठेगा वो इन राशियों में बैठेगा, वो इसको देख सकता है। 2 वाला फिर भी नहीं देख सकता क्योंकि 2 1 के साथ जुड़ी हुई है, मेष राशि के साथ 2 जुड़ी हुई है, साथ साथ पढ़ते हैं, तो उसको आपने अवॉइड करना है। अगर हम उसको अवॉइड कर देते हैं और फिर देखते हैं तो हमें पता लगा मंगल है एक जो कि इसको देख रहा है। कौन है मंगल? मंगल है दारा कारक, ज्ञाति कारक नहीं है, भात्र कारक नहीं है। तो ये दोनों का एक दूसरे पे दृष्टि संबंध हमें थोड़ा पॉजिटिव लगा। बस एक बार और चेक करना है कि कहीं कोई ज्ञाति कारक या भात्र कारक इस कॉम्बिनेशन में किसी भी एक प्लैनेट को ना देख ले। सो अगर चार्ट पर ध्यान दें तो हमें नज़र आता है भात्र और ज्ञाति कारक सूर्य और बुध बनते हैं जो मीन राशि में बैठे। अब हम जानते हैं मीन राशि तो द्विस्वभाव राशि है, ना वो चर को देखती ना वो स्थिर को देखती। इस आधार पर शुक्र मंगल के इस राजयोग पर भात्र कारक और ज्ञाति कारक का कोई असर नहीं आया। अच्छा ठीक है जी, नहीं असर आया, अब ये योग भी बन गया। अब सवाल आता है कहाँ जाऊँ अपने इस राजयोग के लिए, कहाँ से मिलेगा इसका फल। अब नवांश पर आएंगे, एक बार बस ये देखेंगे नवांश कुंडली में ये जो मेरा आत्मकारक है, कौन है आत्मकारक? वीनस, वो किस राशि में गया। ठीक है, अभी ज़रा समझते हैं इस चार्ट को। हमने क्या किया, यहाँ पर कुंडली देखी D9, वहाँ पर मुझे नज़र आया कि आत्मकारक शुक्र धनु में बैठा है। आप देख पा रहे होंगे आत्मकारक शुक्र धनु राशि में विराजित है। अब अगर आत्मकारक धनु में बैठा है तो मुझे धनु लगन बनाना पड़ेगा। पहले धनु की कुंडली बनाएंगे, फिर देखेंगे कि धनु राशि से मंगल और शुक्र कहाँ बैठे हैं। अगर मैं धनु पर उंगली रखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि मंगल धनु से तीसरे घर में बैठा है और आत्मकारक पंचम भाव में बैठा है। तो अब ये हुआ कि तीसरा और पांचवा ये भाव महत्वपूर्ण हो गए। और दारा कारक क्योंकि राजयोग बना रहा है तो पार्टनर सामने से कोई आके ऑफर करे, सामने से कोई मेरे साथ जुड़े, वो इम्पॉर्टेंट हो गया। मैं दोबारा दोहराता हूँ, अब हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे कि 3rd हाउस पे बैठा है भाई मेरा जो ये राजयोग बनाने वाला प्लैनेट है, वो तीसरे घर में बैठा है। ठीक है जी, और तीसरे घर में बैठा है, पंचम का स्वामी होके बैठा है। कहाँ से? धनु राशि से पंचम का स्वामी होके बैठा है और पंचम में आत्मकारक बैठा है। तो मेरे बच्चे, मेरा छोटा भाई, पार्टनर, ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेंगे। और तीसरा घर यात्रा का है, तीसरा घर जर्नी का है। जर्नी से जुड़ने पर राजयोग के फल की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर अगर जिस जातक के साथ क्या हुआ, एक दूसरे राज्य के व्यापारी के साथ मिलकर काम करने से, कोलैबोरेशन करने से इस जातक की उन्नति हुई। और क्योंकि वो दूसरे राज्य में था तो इनको रेगुलर ट्रैवल करना पड़ा
बार बार वहाँ जाते, बार बार वहाँ से आते। तो इस तरह से करने से इनके इस राजयोग की एग्जीक्यूशन हुआ, या इनको वो फ़ायदा हुआ जो ये जीवन में चाह रहे थे कि भैया कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो वहाँ से इनको देखने को मिला। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि राजयोग जो भी ग्रह बना रहा है वो कौन सा कारक है, किस भाव में है, वो भी कहाँ से, नवांश कुंडली में जहाँ भी आत्म कारक बैठा है उससे देखना होता है। अगर आप उसको क्रैक कर लेंगे तो ये फल देने में आपको मतलब परिणाम ज़्यादा अच्छा दे पाएगा, आपको ज़्यादा समझ आ पाएगा। अभी ये चार्ट आपके सामने है, 3 मई 1958 12:05। इस कुंडली के लिए चलिए मैं ही थोड़ा पहले आपको बताता हूँ, इसका मैं खुद करूँगा, उसके बाद अगले चार्ट आपको मैं काम की तरह देके जा रहा हूँ, उस कुंडली में आप बताएंगे कि आपको क्या लगता है, कैसे आप उसे देखेंगे। तो मुझे यहाँ नज़र आया कि मेरी इस कुंडली में सबसे ज़्यादा डिग्री बुध की है, जो आत्मकारक है, जो कुंडली में नीच बैठा है। आत्मकारक मीन राशि में है, कोई बात नहीं, मीन राशि में है तो मैं देखूंगा 3, 6, 9, 12। मीन राशि द्विस्वभाव राशि है, तो 3, 6, 9, 12 में मेरे अच्छे अच्छे ग्रह बैठ जाने चाहिए, जैसे अमात्य कारक, पुत्र कारक, दारा कारक, ये बैठे तो मज़ा आ जाएगा। तो अगर मैं कुंडली पर ध्यान देता हूँ तो 3 तो खाली है, 6 भी खाली है, 9 में बैठा है वो है ज्ञाति कारक। अब ज्ञाति कारक तो नहीं होना चाहिए था, ज्ञाति और भातृ तो हैं जो इस योग को भंग कर देते हैं, उसमें परेशानी, उसमें स्ट्रगल को बढ़ा देते हैं। एक बुध यहाँ पर खुद शुक्र के साथ बैठा है, वो शुक्र जो पुत्र कारक है और मीन राशि में बैठे। अब हम क्या करेंगे कि वैसे तो ये भंग हो गया योग, इस पे आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं कि ज्ञाति कारक का प्रभाव आ गया, तो इसका मतलब है ये योग अब वैसा फल देगा ही नहीं जिसे हम सो कॉल्ड राजयोग वाली कैटेगरी में डालें। सो इस तरह से हमने ये देखा कि भाई इनको अगर हम देख भी ले, योग बन भी जाए, पहले तो इसमें जैमिनी में राजयोग बड़ी आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि इतने सारे कारक में से और हर कारक की 3 दृष्टि, तो कहीं ना कहीं तो राजयोग बन ही जाएगा। लेकिन वो राजयोग फलीभूत नहीं होता है अगर उस पर जीके बीके का प्रभाव आ जाए, एक। दूसरा, ये योग बन भी रहा हो तो ग्रहों की बल तो देखोगे ही कि कितना बल है जो राजयोग दे भी सकता है कि नहीं दे सकता। और तीसरी बात कि अगर ये राजयोग बन रहा है तो आत्मकारक नवांश में जिस राशि से है उस राशि को लगन बना के देखो कि ये दोनों ग्रह कहाँ गए हैं जो राजयोग दे रहे हैं और किन भावों के स्वामी हैं। अगर इन बातों को आप दिमाग में रखेंगे तो फिर राजयोग, ये वाले राजयोग आप अप्लाई कर पाएंगे। अब आप सबके सामने ये वाली कुंडली है, 22 मार्च 1965 और 9:20 दिल्ली का जन्म है। इसको आप देखिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या इसमें कोई राजयोग है भी या नहीं है, तो किसके द्वारा, किस पे ध्यान दे कि जो इस राजयोग को फलीभूत करे। तो मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा और आशा करता हूँ आपके लिए विषय नया रहा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ जैमिनी के नए सूत्र पता लगे हों या पुराने सूत्रों को सही तरीके से लगाना पता लगा हो, तो ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाएं। और बाकी जो नए व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल पर पहले कोई और वीडियो नहीं देखा है, तो इस पे लगभग 550 के करीब वीडियोस हैं ज्योतिष से जुड़े, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू। बाकी मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।